और निंदा करता है। इन तरह से देखें तो भारत के विदेश मंत्री जो भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के चीन द्वारा लिखित समझौते को अवहेलना करने का कारण उत्पन्न हुआ है, उसके अंदर एलओसी पर चीन का एक ऐसा ऐसा करना मात्र अवहेलना नहीं है, बल्कि चीन की विस्तारवाद की एक बड़े खेल के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून को घोर उल्लंघन करने की प्रक्रिया सामने आ रही है, जो अभी वर्तमान में बताई गई थी। हमने लास्ट में आपके साथ डिस्कस भी किया था कि विदेश मंत्री के द्वारा भारत और चीन के संबंधों के बारे में बताया गया था, और अब इसी बात को आगे की तरफ बताते हुए कहा है कि भारत और चीन के मध्य जो जुड़ाव है, सीमा का जुड़ाव है एलएसी, दोनों विपक्षों के समझौतों में एक श्रृंखला के द्वारा निर्देशित किया गया है। ये सभी समझौते बलपूर्वक की धमकी या प्रयोग के पूर्ण प्रतिबंधित है। आप दोनों आपस में संबंध बना रहे हैं। 1993 का समझौता यहाँ पर आधा 1993 का समझौता प्रदान करता है कि कोई भी पक्ष किसी भी तरह से दूसरे के खिलाफ बल का प्रयोग या धमकी नहीं देगा। तो यहाँ पर ये बात सामने आती है 1993 के हिसाब से शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण परामर्श के मध्य से सीमा संबंधित प्रश्नों को हल किया जाना चाहिए। यहाँ पर एलएसी के ऊपर किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए और शांतिपूर्वक यहाँ पर सारी चीजें आनी चाहिए। विभिन्न समझौते व प्रावधान यहाँ पर बताए गए। 1996 के अंदर समझौता हुआ था अनुच्छेद 1 में दूसरे पक्षों के खिलाफ सैन्य क्षमताओं के उपयोग पर रोक लगा दी। मतलब एलएसी के ऊपर आप किसी भी तरह की सैन्य क्षमताएं का प्रयोग नहीं करेंगे, हथियार लेकर नहीं जाएंगे और अपने हाथों में हथियार नहीं होने चाहिए। और 2005 के अनुसार अनुच्छेद 1 और 2013 के अनुसार अनुच्छेद 3 के समझौते के अनुसार बलपूर्वक प्रयोग का प्रतिबंध किया गया है। इसीलिए आपको बताया गया था गलवान ग्लैश के अंदर किसी भी तरह का हथियार न होने के बावजूद भी आपसी झड़प में कितने शहीद हो चुके हैं, हमारे भी जवान शहीद हुए, उनके भी काफी मात्रा में हुए हैं, पर वो खुलकर नहीं बताते हैं। यूएन जो है यूएन चार्टर्ड के अनुसार यहाँ पर अनुच्छेद 2 का खंड 4 के अंदर यहाँ पर राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग करने में मना किया जा रहा है इस संबंध के अंदर। और इस चार्टर में अनुच्छेद 51 के अंदर आत्मरक्षा, मतलब अगर आपके सामने कोई हमला करता है तो आप उसकी आत्मरक्षा कर सकते हैं। और अध्याय 7 के तहत यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रतिबंध यहाँ पर प्राधिकरण का यहाँ पर समझौता सामने दिया गया है। हाल ही में जानबूझकर किए गए उल्लंघन के बारे में बताया गया है कि जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच सैन्य हाथापाई हुई और चीन द्वारा भारत के खिलाफ सैन्य बल का उपयोग करने का एक स्पष्ट मामला सामने आया है। ये भारत और चीन के बीच सभी द्विपक्षीय संधियों का उल्लंघन माना जाता है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी उल्लंघन माना जाता है। चीन एलओसी पर कई उल्लंघनों के माध्यम से बेरोक टोक जारी है। चीन के एक नया सीमा कानून लागू जो अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर नाम बदल कर देता है। इसका लक्ष्य है कि सभी भूमि सीमाओं पर सीमांक चिन्ह स्थापित करना। एलओसी उल्लंघन और नया सीमा कानून 2005 के समझौते का उल्लंघन 9 का उल्लंघन भी करता है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीन द्वारा बड़े पैमाने पर सैन्य निर्माण की खबरें सामने आ रही है। 93 और 96 में दोनों समझौता के एक प्रमुख सिद्धांत का उल्लंघन भी कर रहा है। 1996 का समझौता हुआ, उसमें अनुच्छेद 3 जो है दोनों पक्षों के लड़ाकू टैंकों, वाहनों, मिसाइलों और मोर्टारों और बड़े मोर्टार गनों को हथियारों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था, उसका भी उल्लंघन करता है। चीन कानून की शासन की अवधारणा है। इसे चीनी विशेषताओं के साथ समाजवादी कानून के शासन के रूप में चित्रित करता है। चीन कानून को राज्य की सेवा एक उपकरण के रूप में देखता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है ये उदार लोकतंत्र में कानून सिद्धांतों के शासन का विरोध करता है। कानून का कार्य है बेलगाम राज्य शक्ति को बाधित करना है। भारत के प्रति चीन की जुंझारूपन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्वपूर्ण उल्लंघन किया जा रहा है। हाल ही में चीनी की विवेचना जो आई, उस विवेचना में कहा गया है कि चीन ने फिलीपींस के पक्ष में 2016 के फैसले की निंदा की है और दक्षिण और चीन सागर में दोनों देशों के बीच में एक समुद्री विवाद था। एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा तत्वाधान में किया गया। चीन में व्यापारिकता की अपनी नीति को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रणाली की चतुराई से शोषण किया है। चीन पर अवैध सब्सिडी प्रदान करने, निर्यातों को प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए मुद्रा में हेरफेर करने, बौद्धिक संपदा की चोरी करने, कंपनियों की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया जा रहा है। चीन ने
एनपीटी दायित्व पर हस्ताक्षर किए, लेकिन कुछ गुप्त रूप से अपने सहयोगियों को पर्दे के पीछे परमाणु प्रौद्योगिकी प्रदान करने और दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है। चीन का छल कपट हमारे सामने आ रहा है। चीन संप्रभुता के तर्क का इस्तेमाल करते हुए अपनी खुली हुई अवैधताओं को छिपाने की कोशिश करता है। चीन अनैतिक कानूनी युद्ध और कानून का उद्देश्य वास्तव में कुछ लड़े बिना विरोधियों को हैमस्ट्रिंग करने की कोशिश करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को हथियार बनाने की प्रथा के देशों के बीच संबंधों में खटास लाती है और अविश्वास का माहौल पैदा कर रही है। भारत की इसमें क्या प्रतिक्रिया है? भारत देश लोकतांत्रिकता में विश्वास करता है, इसलिए उसने कहा है कि भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का श्रमसाध्य रूप से मार्शल करके एक मजबूत कानून का मामला होना चाहिए। इसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर और प्रथागत नीति अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में शामिल हो। सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक स्पष्ट और उद्घोषणा की जानी चाहिए। भारत को किसी भी चीनी दुस्साहस का मुकाबला करने के लिए संयुक्त चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। भारत के कानून का उद्देश्य दुनिया को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि चीन के अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन भारत ही नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक खतरा उत्पन्न कर सकता है। निष्कर्ष जो हमारे सामने आ रहा है वो है, बीजिंग की सीधी चुनौतियों का जवाब देने के लिए भारत को अपने राजनीतिक टूल किट में वैश्विक कानून और इलेक्शन को मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। चीनी असाधारण जो पोषित उदार लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रभाव करता है, जो अमेरिकी अपवाद के प्रभुत्व वाली उदार वैश्विक व्यवस्था से कम बुराई नहीं है।